ओके। हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है ना पूरा कस्टम्स एक्ट में, वो है वैल्यूएशन। दिस वैल्यूएशन, ये अकेला चैप्टर ऑलमोस्ट 10 मार्क्स कैरी करता है। पूरा का पूरा कस्टम्स एक्ट 15 मार्क्स का आता है, उसमें से अकेला वैल्यूएशन चैप्टर 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, ये जो चैप्टर है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, कहाँ पे, दिस टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ में, कि एसेसेबल वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। एसेसेबल वैल्यू के बेसिस पे ही तो हम लोग ड्यूटीज़ निकालेंगे ना, बेसिक कस्टम ड्यूटीज़, सोशल वेलफेयर चार्ज, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके बेसिस पे ही तो एसेसेबल वैल्यू कैसे निकलता है, दिस एसेसेबल वैल्यू कैसे इसको डिटर्मिन करते हैं, ये हम लोग चैप्टर में अभी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है वैल्यूएशन। कहाँ पढ़ेंगे? वैल्यूएशन। ठीक है, कैसे हम लोग एसेसेबल वैल्यू को निकालते हैं। फाइन, सिंपल सा फंडा है। अब देखो, सबसे पहले ना एसेसेबल वैल्यू निकालने से पहले हम लोग को एफओबी वैल्यू निकालना होगा। एफओबी वैल्यू, ठीक है, एफओबी वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। फाइन, एफओबी वैल्यू हम लोग को हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है, ऑलवेज गिवन। उसके बाद इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे रूल 10(1). इसको जब हम लोग ऐड कर लेंगे ना, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड एफओबी वैल्यू। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करते हैं रूल 10(2). ऐड होने के बाद इसको हम लोग बोलते हैं असेसेबल वैल्यू या फिर सीआईएफ वैल्यू। क्या बोलते हैं? एसेसेबल वैल्यू या फिर सीआईएफ वैल्यू। ठीक है, आस्ते आस्ते सिर्फ सुनना, ध्यान से देखना, सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, इस जो ये एफओबी वैल्यू होता है ना, इस पर हम लोग पोस्ट इम्पोर्टेशन एक्टिविटी नहीं ऐड करते हैं, हमेशा याद रखना। अब पोस्ट इम्पोर्टेशन एक्टिविटी क्या होता है? मान के चलते हैं ये है यूएसए और ये हम लोग का गुड्स इंडिया में आ रहा है। क्या हो रहा है? इंपोर्ट हो रहा है, यहाँ से गुड्स इंपोर्ट होके इंडिया में आ रहा है। ठीक है, अब जब यहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हुआ होगा तो गुड्स का कुछ वैल्यू निकला होगा, जिसका मान के चलते हैं 100 रुपीज़। ओके, उसके बाद कुछ ट्रांसपोर्टेशन लगा होगा, गुड्स किस में गया होगा? ट्रक में गया होगा, और यहाँ पे है यूएसए का पोर्ट। ये मान के चलते हैं यूएसए का पोर्ट है और ये शिप है हम लोग का, शिप से इंडिया पे आएगा गुड्स। तो यहाँ से फैक्ट्री से निकला होगा, ट्रक में भरा होगा और ट्रक से कहाँ आया होगा? यूएसए पोर्ट में आया होगा। ठीक है, यहाँ तक का जब हम लोग का यूएसए पोर्ट तक का जो वैल्यू होता है ना, यहाँ तक का जो लगना है यूएसए पोर्ट तक का, इसको हम लोग बोलते हैं एफओबी वैल्यू, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। मतलब बोट में चढ़ाने से पहले तक का वैल्यू, जब हम लोग पोर्ट में चढ़ा दिए, पोर्ट में लाने तक का वैल्यू, जिसको बोर्ड में बोलते हैं, मतलब शिप में चढ़ाने तक का वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? एफओबी वैल्यू। अब जब शिप में जाएंगे तो शिप में ये जो शिप वाला है, ये भी तो भाड़ा लेगा ना अपना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेट लेके पहुंचाने का इंडिया तक का। और सिंस गुड्स करोड़ों में आता है तो हम लोग को क्या और लगता है? इंश्योरेंस। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कैरेज, CIF, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ठीक है, CIF वैल्यू, इसीलिए इसको बोलते हैं CIF वैल्यू, कैरेज, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो यहाँ तक का जो खर्चा होता है उसको हम लोग एफओबी वैल्यू बोलते हैं। इफ़ एफओबी वैल्यू में अलग से फ्रेट भी ऐड होता है और इंश्योरेंस भी आता है। अब इस एफओबी वैल्यू में रूल 10(1) ऐड होगा और रूल 10(2) ऐड होगा। उसके बाद जाके निकलता है, क्या निकलता है? एसेसेबल वैल्यू। ठीक है, रूल 10(2) क्या है? रूल 10(2) कुछ नहीं है, फ्रेट और इंश्योरेंस को कैसे ऐड किया जाता है वो बताता है। और रूल 10(1) क्या है? रूल 10(1) है कि एफओबी वैल्यू के बाद भी कुछ देयर सर्टेन एक्सपेंसेस जो ऐड होगा तुम्हारा गुड्स में, उसको हम लोग बोलते हैं 10(1) का रूल। ठीक है, सिंपल है। तो एफओबी वैल्यू जो हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है, वहाँ पे हम लोग रूल 10(1) को ऐड करेंगे, जिसको हम लोग एडजस्टेड एफओबी बोलते हैं। इसमें रूल 10(2) ऐड करेंगे, जिसको हम लोग CIF वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एसेसेबल वैल्यू या फिर CIF वैल्यू बोलते हैं।
अब इस एसेसेबल वैल्यू में जैसे हम लोग सीखे थे, इसी के ऊपर हम लोग का क्या निकलता है, मान के चलता है एसेसेबल वैल्यू निकल आया। इसी के ऊपर हम लोग का बेसिक कस्टम ड्यूटी निकलता है। बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर सोशल वेलफेयर सरचार्ज निकलता है, और इस तीनों को ऐड करने के बाद निकलता है IGST। होपफुली समझ में आ रहा होगा, पूरा का पूरा सिंपल सा चीज़ है। ठीक है ना। अब हम लोग को वैल्यूएशन चैप्टर समझने से पहले हम लोग को एक चीज़ समझना होगा कि जो हम लोग का वैल्यूएशन चैप्टर है ना, इस पे हम लोग को क्या क्या चाहिए होता है। एक होता है वैल्यू, जो हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। एक होता है एक्सचेंज रेट, और एक होता है ड्यूटी रेट। वैल्यू हम लोग अभी पढ़ेंगे, जो रूल 10(1) एंड रूल 10(2) में आता है। उसके बाद एक्सचेंज रेट, मतलब मान के चलो गुड्स अगर USA से आ रहा है तो क्या लगा होगा, डॉलर, या तो अगर UK से आ रहा है तो क्या लगा होगा, पाउंड। ठीक है, वैसे अगर गुड्स जापान से आ रहा होगा तो येन। ठीक है, फलाना ढिमकाना। इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता है रुपीज़ में, तो हम लोग को क्या लिखाना पड़ता है, एक्सचेंज रेट का रूल्स ऑफ एक्सचेंज रेट कन्वर्जन। और उसके बाद जब हम लोग का एसेसेबल वैल्यू के ऊपर जो BCD वगैरह चार्ज होगा वो कब लेंगे, कितने कौन से रेट पे लेंगे, और वो उसका टाइमिंग क्या होगा, कब लेंगे, तो वो हम लोग को ड्यूटी का रेट पता करना पड़ता है कि ड्यूटी का रेट कब लेंगे। ठीक है, तीन ही चीज़ तो पढ़ना है, वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्सचेंज रेट कैसे निकलेगा, और ड्यूटी का रेट क्या लेंगे। ठीक है, एक एक करके समझेंगे आराम से। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एसेसेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़े थे, दो रूल हम लोग का ऊपर लगता है, रूल 10(1) एंड रूल 10(2). रूल 10(1) क्या बोलता है, सबसे पहला रूल 10(1). रूल 10(1) को समझने से पहले एक चीज़ है, हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन में कभी भी लैंडेड चार्जेस दिया रहेगा, ये लैंडेड वैल्यू दिया रहेगा, हम लोग को कभी भी उसको नहीं लेना है, हमेशा इग्नोर कर देंगे। लैंडेड चार्जेस इफ गिवन इन क्वेश्चन शुड बी इग्नोर्ड। फाइन, ओके। तो सबसे पहले रूल 10(1) क्या बोलता है, एज पर रूल 10(1) as per rule 10(1), following amount if separately charged shall be added with the price actually paid or payable, that is if incurred by buyer। अगर अलग से मतलब प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है उसको छोड़ के भी कोई और कॉस्ट अगर लग रहा है जो बायर पे कर रहा है, बायर का मतलब यहाँ पे कौन हो गया, इम्पोर्टर। अगर इम्पोर्टर पे कर रहा है तो वो भी वैल्यू पे ऐड हो जाता है। सबसे पहला क्या है, कमीशन एंड ब्रोकरेज। अगर कमीशन एंड ब्रोकरेज सम्स में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग उसको ऐड करेंगे, कमीशन एंड ब्रोकरेज को हमेशा क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर कमीशन क्या दिया हुआ है, अगर कमीशन एक बाइंग कमीशन है, अगर कमीशन एक बाइंग कमीशन है, उसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। कमीशन अगर बाइंग ए कमीशन है तो हमेशा इसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, रिमेंबर इट इज़ टू बी इग्नोर्ड। If question is silent regarding the type of commission or brokerage, then it is not to be considered as buying commission. Not to be considered as buying commission. इसको हम लोग buying commission consider नहीं करेंगे। मतलब क्या करेंगे, कमीशन एंड ब्रोकरेज को क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ इट इज़ अ बाइंग कमीशन, इसको इग्नोर कर देंगे। तो कमीशन एंड ब्रोकरेज शुड बी एडेड, पहला। दूसरा, कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स। कभी कभी ना माल ना कंटेनर्स में पैक होके आता है। ठीक है, माल क्या है ना, कभी कभी कंटेनर्स में पैक होके आता है। ये मेरा कंटेनर्स है, इसमें क्या हुआ है, गुड्स को ऐसे ऐसे करके ना भर के आया हुआ है। अगर ये ऐसा कंटेनर्स है ना जो कि इंपोर्ट होने के बाद रिटर्न हो जाएगा, ये वापस USA चला जाएगा, तब इसको हम लोग क्या करेंगे, नॉट एडेड, हम लोग कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। लेकिन ये कंटेनर्स है जो गुड्स के साथ ही रह जाएगा और ये अलग से चार्ज हुआ है, तो इसको डेट इज़ नॉन रिटर्नेबल अगर रहेगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे कॉस्ट के साथ,
कॉस्ट के साथ ऐड कर देंगे। उसके बाद आता है थर्ड, पैकिंग चार्जेस। अगर कोई पैकिंग चार्जेस है हमेशा ऐड रहेगा, हमेशा ऐड हो जाएगा। अगर कोई भी मोल्ड्स, कंपोनेंट्स, पार्ट्स, टूल्स, डाइज एंड मोल्ड्स है तो हमेशा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देना। अगर कभी भी इंजीनियरिंग वर्क हुआ है, डेवलपमेंट वर्क हुआ है, आर्ट वर्क हुआ है, डिज़ाइन वर्क हुआ है, या फिर कोई भी स्केचेस वगैरह बना अलग से, अगर ये अब्रॉड में हुआ है, इफ़ इट इज़ डन इन अब्रॉड, तभी जाके ये ऐड होगा। अगर इंडिया में हुआ है तब ये ऐड नहीं होगा। ध्यान रखना, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी इंजीनियरिंग वर्क, अगर अगर इंजीनियरिंग वर्क कहाँ पे हुआ है, अब्रॉड में हुआ है, बाहर हुआ है, तभी जाके ऐड होगा, नहीं तो ऐड नहीं होगा। ठीक है, रॉयल्टीज़ एंड लाइसेंस फीस, रॉयल्टीज़ एंड लाइसेंस फीस ये क्या होगा, हमेशा only royalties and license fees related to the import of goods that is buyer is required to pay as a condition of sale, it is to be added। मतलब क्या है कि गुड्स तुम बेचेगा उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तुमको अगर रॉयल्टी पे करना पड़ रहा है, अगर सम्स में दिया है रॉयल्टी पे कर रहा है, तो अब क्या कर देंगे हम लोग, इसको ऐड बैक कर देंगे रॉयल्टी को। अब रॉयल्टी में क्या हो सकता है, पेटेंट भी हो सकता है, ट्रेडमार्क भी हो सकता है, कॉपीराइट भी होता है, तीनों हो सकता है। तो कोई टाइप का भी अगर रॉयल्टी है, अगर एज अ कंडीशन ऑफ सेल दिया जा रहा है, ऐड कर देंगे हम लोग। ऐसा कोई भी सब्सिक्वेंट रीसेल टाइप हो रहा है कुछ, मतलब गुड्स क्या हो रहा है, आया उसके बाद में रीसेल होगा, उसका वैल्यू कुछ उसको जाएगा, तो भी उसमें ऐड करना होगा। वैल्यू ऑफ एनी पार्ट्स ऑफ सब्सिक्वेंट रीसेल प्रोसीड्स और डिस्पोजेबल टू बी पेएबल बाय द सप्लायर, तो भी उसको पे अपना गुड्स में ऐड करना पड़ेगा। एंड देन एनी अदर पेमेंट, ये ध्यान रखना, अगर कोई भी ऐसा टाइप का पेमेंट हो रहा है, कैसा टाइप का, any payment made by importer on behalf of supplier to any other person is required to be added। इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। क्या बोल रहा है कि मान के चलो गुड्स इंपोर्ट हो रहा था, गुड्स का वैल्यू है 100 रुपीज़। अब ना इम्पोर्टर जानबूझ के बोल रहा है ना, ये जो 20 रुपीज़ तुम हमको ऊपर लगाने जा रहा है ना, ये प्लीज़ मत लगाओ, नहीं तो मेरा गुड्स का वैल्यू क्या उतना हो जाएगा 120, और 120 के ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, सोशल वेलफेयर चार्ज वार्ज वगैरह इसमें भी लग जाएगा, तो ये गुड्स वैल्यू बढ़ा हुआ गुड्स पे लगेगा। तो ये जो 20 रुपये है ना, हम तुमको बाद में घुमा के कैसे भी दे देंगे। तो कोई भी ऐसा पेमेंट, एनी पेमेंट्स मेड बाय इम्पोर्टर ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर और एनी अदर पर्सन, जो कि तब हम लोग को उसको ऐड करना पड़ेगा। ऐसा टाइप का कोई भी पेमेंट कर रहा है जो बाद में घुमा के दिया जाएगा, वो भी हम लोग का गुड्स में ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, सिंपल सा फंडा है। कभी भी कमीशन एंड ब्रोकरेज दिया रहेगा, ऐड कर देंगे एक्सेप्ट बाइंग कमीशन। कॉस्ट ऑफ कंटेनर रिटर्नेबल है, ऐड नहीं करेंगे, नॉन रिटर्नेबल ऐड कर देंगे। पैकिंग चार्ज हमेशा ऐड हो जाएगा। टूल्स एंड डाइज हमेशा ऐड हो जाएगा। अगर इंजीनियरिंग वर्क करे अब्रॉड में किया तभी ऐड होगा, अगर इंडिया में है तो नॉट ऐड। रॉयल्टीज़ ऐड, एनी सब्सिक्वेंट पार्ट ऑफ सेल ऐड, एनी अदर पेमेंट्स ऐड। सिंपल सा फंडा, बेसिक फंडा। रूल 10(1) कंप्लीट। रूल 10(1) हम लोग का डन हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रूल 10(2) में। रूल 10(2), रूल 10(2) क्या बोलता है? रूल 10(2) किसके बारे में बात करता है, अभी बताए थे। रूल 10(2) बेसिकली बात करता है किसके बारे में, फ्रेट के बारे में और इंश्योरेंस के बारे में। फ्रेट के बारे में और इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या बोलता है? ओके, रूल 10(2) बेसिकली ना दो ही चीज़ का बात करता है, या तो फ्रेट का बात करेगा या तो वो इंश्योरेंस का बात करेगा। ठीक है ना, मतलब या तो नहीं होता है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस दोनों। फ्रेट का बात करेगा या तो वो इंश्योरेंस का बात करेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रेट का। ठीक है, विच इंक्लूड्स लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, ये सारा इंक्लूड्स रहेगा इसमें। और एक कौन सा रहेगा, ये रहेगा अपना जो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होता है ना, मतलब बेसिकली यहाँ से लेके चढ़ाने तक का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का, उसको हम लोग बोलते हैं लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस। अच्छा, अब इंडिया का पोर्ट में आ गया, इंडिया का पोर्ट से जब फैक्ट्री में जा रहा ना, वो वैल्यू हम लोग कभी भी नहीं लेंगे। ध्यान से चीज़ को सुनना, हम फिर से एक चीज़ बता रहे हैं। ये यूएसए है मान के चलो, और ये इंडिया। ठीक है, गुड्स निकला फैक्ट्री से निकल के यूएसए का पोर्ट में आया, यूएसए का पोर्ट में आया।
और यहाँ से लेके फिर शिप में चढ़ाया गया, उसको शिप में चढ़ाया गया, तो यहाँ तक का वैल्यू, उसके बाद इसमें फ्रेट ऐड होगा और इंश्योरेंस ऐड होगा, हमेशा होगा, ठीक है। यहाँ का तक का वैल्यू हमेशा ऐड होगा, ये वैल्यू हमेशा लेंगे। अब इंडिया का पोर्ट में आ गया, ये इंडिया का पोर्ट है, इंडिया का पोर्ट में एक बार आ गया और इंडिया का पोर्ट से अब उसका फैक्ट्री में जा रहा है, इंपोर्टर का फैक्ट्री में जा रहा है, ये सारा कोई भी खर्चा ऐड नहीं होगा। पोस्ट इम्पोर्टेशन एक्टिविटी, नोट लिख लो यहाँ पे, पोस्ट इम्पोर्टेशन एक्टिविटी, इम्पोर्टेशन के बाद का एक्टिविटी कोई भी, वो शुड नॉट बी एडेड, ये ऐड नहीं होगा, शुड नॉट बी एडेड, ऐड नहीं होगा, इसलिए हम लोग एसेसेबल वैल्यू में लिख रहे हैं यहाँ पे एक्सक्लूड पोस्ट इम्पोर्टेशन एक्टिविटी। तो पोस्ट इम्पोर्टेशन एक्टिविटी जो रहता है ना, पोस्ट इम्पोर्टेशन एक्टिविटी, वो कभी भी ऐड नहीं होगा, पोस्ट इम्पोर्टेशन एक्टिविटी कभी भी ऐड नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, फ्रेट में थे, फाइन। क्या बोल रहे थे कि जो फ्रेट है ना, फ्रेट कब लगेगा, अगर गुड्स किससे आ रहा है, वेसल से आ रहा है, ध्यान से समझना है चीज़। अगर गुड्स वेसल से आ रहा है, या तो गुड्स किससे आ रहा है, व्हीकल से, गुड्स आ रहा है या तो वेसल से, वेसल्स का मतलब हो गया शिप, ठीक है, लिख लो ना, शिप, या तो गुड्स व्हीकल से आ रहा है, मतलब ट्रक एंड ऑल टाइप काइंड ऑफ थिंग्स से। अगर इससे आ रहा है और क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है, क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है, मतलब द अमाउंट इज़ असर्टेंड, हम लोग को दिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है कि जो फ्रेट है वो इतना लग रहा है, ठीक है। तो जितना भी अमाउंट दिया रहेगा हम लोग वो ले लेंगे, जितना भी अमाउंट दिया रहेगा वो ले लेंगे। लेकिन अगर अमाउंट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कितना लेंगे, 20% ऑफ द FOB वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड FOB वैल्यू। इसका कितना ले लेंगे, 20%। एडजस्टेड FOB क्या आप बताए थे, ये वाला वैल्यू। इसका कितना ले लेंगे, इसका 20%, अगर क्वेश्चन में फ्रेट नहीं दिया हुआ है। गुड्स किससे आ रहा है, वेसल से, व्हीकल से, और फ्रेट का अमाउंट नहीं दिया हुआ है। हमेशा फ्रेट, याद रखना, फ्रेट और इंश्योरेंस हमेशा ऐड होगा, क्वेश्चन में दिया हो नहीं दिया हो। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो जो लिखे, जो लिया हुआ है वो ले लेंगे, नहीं दिया हुआ है तो एडजस्टेड FOB का 20%। लेकिन स्पेशल केस, अगर गुड्स किससे आ रहा है, एयरक्राफ्ट से, क्वेश्चन में लिख दिया है गुड्स किससे आ रहा है, एयरक्राफ्ट से, और गुड्स एयरक्राफ्ट से आ रहा है, उस केस में क्वेश्चन में फ्रेट का वैल्यू दिया हुआ है। फ्रेट का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन फ्रेट में दिया हुआ है $80, $80 लग रहा है फ्रेट, ठीक है। और तुम्हारा एडजस्टेड FOB का वैल्यू है 100, ठीक है। तो हम लोग कितना लेंगे, $80 और FOB का 20%, दैट इज़ $20, विच एवर इज़ लोअर, दैट इज़ $20। तो जितना भी एक्चुअल अमाउंट दिया रहेगा वो, और 20% ऑफ द FOB वैल्यू, विच एवर इज़ लोअर। और अगर क्वेश्चन में असरटेंड ही नहीं कर पा रहा है तो फ्रेट दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो कितना लेंगे, 20% ऑफ द FOB वैल्यू, तब तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। तो फ्रेट के केस में क्या हुआ, सिंपल सा चीज़ है। फ्रेट के केस में अगर गुड्स किससे आ रहा है, वेसल से आ रहा है या फिर व्हीकल से आ रहा है, और अमाउंट दिया हुआ है तो एक्चुअल अमाउंट ले लो। अगर गुड्स में अमाउंट नहीं दिया, क्वेश्चन में अमाउंट नहीं दिया है तो 20% ऑफ द FOB वैल्यू ले लो। लेकिन अगर गुड्स किससे आ रहा है पापा, एयरक्राफ्ट से आ रहा है, उस केस में एक्चुअल अमाउंट और 20% ऑफ द FOB वैल्यू, विच एवर इज़ लोअर। सिंपल सा फंडा है। लेकिन अब गुड्स किससे सॉरी, फ्रेट हो गया। अब बात आता है इंश्योरेंस का। फ्रेट और इंश्योरेंस हमेशा ऐड होगा, हम बार बार बोल रहे हैं, भूलना मत, फ्रेट और इंश्योरेंस हमेशा ऐड होगा। फ्रेट के केस में एक्चुअल अमाउंट दिया हुआ है तो, नहीं दिया हुआ है तो एक्चुअल अमाउंट और 20%, विच एवर इज़ लोअर। इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट नहीं दिया है तो 20% ऑफ द FOB वैल्यू, सिंपल। इंश्योरेंस के केस में क्या करेंगे, किसी से भी आ रहा हो, चाहे वो वेसल से हो, व्हीकल से या एयरक्राफ्ट से, किसी से भी आ रहा हो, चाहे वो वेसल से आ रहा हो, व्हीकल से आ रहा हो या एयरक्राफ्ट से आ रहा हो। अगर अमाउंट दिया है तो एक्चुअल अमाउंट, नहीं दिया है तो 1.125% ऑफ द एडजस्टेड FOB वैल्यू। एडजस्टेड FOB का
1.125%, 1.125% ऑफ द एडजस्टेड एफओबी वैल्यू। मतलब जितना भी एडजस्टेड एफओबी रहेगा उसका कितना लेना है हमको, 1.125% लेना है। ठीक है, एक चार्ट बना लेते हैं। फ्रेट इंश्योरेंस, ठीक है, अगर अमाउंट दिया है, अगर अमाउंट नहीं दिया है, ठीक है, बीच से एक लाइन। अगर हमको फ्रेट का अमाउंट दिया हो या तो फ्रेट का अमाउंट नहीं दिया हो। अगर गुड्स जो आ रहा है वो वेसल से आ रहा है या व्हीकल से आ रहा है, या तो गुड्स किससे आ रहा है, एयरक्राफ्ट से। और इसमें तो क्या है, इसमें या तो वेसल से आए, व्हीकल से आए या एयरक्राफ्ट से आए, उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर एक्चुअल अमाउंट दिया हुआ है तो जो भी अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट गिवन, वही लिख देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में अमाउंट नहीं दिया है तो हम लोग को लिखेंगे 20% ऑफ द एडजस्टेड एफओबी वैल्यू। अगर क्वेश्चन में गुड्स लिया हुआ है एयरक्राफ्ट से आ रहा है तो जो भी अमाउंट दिया रहेगा वो, और 20% ऑफ द एडजस्टेड वैल्यू विच एवर इज़ लोअर। अगर नहीं दिया है तो 20% ऑफ द एडजस्टेड एफओबी वैल्यू। फाइन। लेकिन अगर गुड्स वेसल से आ रहा है, व्हीकल से आ रहा है, एयरक्राफ्ट से आ रहा है, इंश्योरेंस के केस में जो अमाउंट दिया रहेगा वो अमाउंट लिख लेंगे। अगर अमाउंट नहीं दिया है तो 1.125% ऑफ द एडजस्टेड एफओबी वैल्यू। सिंपल, डन डन। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे रूल 10(1) एंड 10(2) कंप्लीट होता है। रूल 10(1) एंड 10(2) कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके, तो हम लोग ये वैल्यूएशन वाला पार्ट सीख लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं एक्सचेंज रेट को कैसे निकालते हैं एंड देन ड्यूटी रेट को कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। ठीक है, चलते हैं। ओके, सबसे पहला आता है एक्सचेंज रेट। ठीक है ना, एक्सचेंज रेट को हम लोग कैसे निकालते हैं। फाइन, अगर गुड्स इंपोर्ट हुआ है, गुड्स क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो एक्सचेंज रेट जो हम लोग लेंगे ना वो होगा बिल ऑफ एंट्री का जो डेट होगा, जो बिल ऑफ एंट्री का डेट होगा वो लेंगे। क्वेश्चन में दिया रहता है कि बिल ऑफ एंट्री का जो डेट होगा उसका एक्सचेंज रेट जो है वो ये है। तो जो भी पहला बिल ऑफ एंट्री फाइल होगा उसका डेट को हम लोग ले लेंगे एक्सचेंज रेट। ठीक है, और हमेशा वो रेट लेंगे जो कि CBIC वाला रेट रहेगा। तो क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि जो एक्सचेंज रेट है वो है $1 इक्वल्स टू 68 रुपीज़ CBIC। RBI का रेट है वो है 69 रुपीज़, और कोई बैंक का रेट है, SBI का रेट है 70 रुपीज़। हम लोग को किसको लेना है, हमेशा हम लोग को लेना है CBIC वाला रेट। और कौन सा रेट, जो बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री जिस दिन फाइल हुआ है, डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री फाइल्ड, उस दिन का रेट ले लेंगे। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट कौन सा लेना है, जिस दिन हम लोग डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री फाइल किए हैं। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के केस में कब करेंगे, जब हम लोग शिपिंग बिल जब रहेगा ना, फाइल करेंगे ना, उस दिन का डेट लेंगे। ठीक है, जिस दिन हम लोग शिपिंग बिल फाइल करते हैं। फाइन ना, इतना समझ में आया। ओके, तो हम लोग कौन सा रेट लेंगे, CBIC वाला। अगर कोई अदर रेट दिया है, RBI वगैरह कुछ भी दिया है क्वेश्चन में, हम लोग उसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। हम लोग उसको सिंपली इग्नोर कर देंगे, उसको कुछ नहीं लेने का ज़रूरत है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एक्सचेंज रेट वाला बात, कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, रुपया को कैसे लेके आएंगे, डॉलर से रुपया में कैसे लेके आएंगे। ठीक है, फाइन। अब हम लोग चलते हैं ड्यूटी का जो रेट है, जो हम लोग बोल रहे हैं ना, जो BCD का रेट लगेगा 10%, SWS का, लेकिन वो किस दिन का लेंगे। अगर गुड्स किससे इंपोर्ट हो रहा है, वेसल से इंपोर्ट हो रहा है। ध्यान से सुनना इस चीज़ को। अगर गुड्स किससे इंपोर्ट हो रहा है, वेसल से। ठीक है, तो हम लोग जो लेंगे ना वो लेंगे जिस दिन हम लोग का बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ है, या फिर एंट्री इनवर्ड फाइल हुआ है उसका बाद वाला दिन, विच एवर इज़ लेटर। मान के चलो गुड्स जो इंपोर्ट हुआ है
और उसका जो बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ है 17/10/2023 को हुआ है, उसका रेट दिया हुआ है 10%। और एक दिया हुआ है 18/10/2023 जो कि बिल एंट्री इनवर्ट का डेट है, और उसका रेट है 12%। किसका? ड्यूटी का। किसका? बेसिक कस्टम ड्यूटी का। तो हम लोग को कौन सा रेट लेना है? हम लोग को लेना है सिंपली, हम लोग को ले लेना है 12%, विच एवर इज़ लेटर, 18/10 का डेट। तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड विच एवर इज़ लेटर। ठीक है। अब अगर गुड्स क्या हो रहा है, गुड्स किससे आ रहा है? व्हीकल से आ रहा है। या तो गुड्स किससे आ रहा है? एयरक्राफ्ट से आ रहा है। तो उस केस में जिस दिन हम लोग बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हैं, या फिर कन्वीनियंस, डेट ऑफ अराइवल ऑफ कन्वीनियंस विच एवर इज़ लेटर, जहाँ पे यहाँ पे एंट्री इनवर्ड के जगह में क्या हो जाएगा? कन्वीनियंस, अराइवल ऑफ कन्वीनियंस। तो विच एवर इज़ लेटर वाला डेट ले लेंगे, सेम है। ठीक है। तो बिल ऑफ एंट्री डेट और अराइवल ऑफ कन्वीनियंस डेट विच एवर इज़ लेटर। सिंपल सा बात है। ये वाला चीज़ को छोड़ देना, वेयर हाउस गुड्स को छोड़ देना। ठीक है, ये कुछ नहीं है। ठीक है। तो हम लोग 3 चीज़ बेसिकली पढ़े हैं। ठीक है। क्या क्या 3 चीज़ हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे? वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, एक्सचेंज रेट कैसे निकालते हैं, और ड्यूटी का रेट कैसे निकलता है। सिंपल सा तीन चीज़ पढ़े हम लोग। वैल्यूएशन हम लोग पढ़े कि हम लोग एफओबी वैल्यू में 10(1) एंड 10(2) को ऐड कर देंगे और हम लोग का एसेसेबल वैल्यू निकल जाएगा। फिर इस एसेसेबल वैल्यू को कैसे, ये तो रहेगा पाउंड में या फिर डॉलर में, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक्सचेंज रेट वो कौन सा लेंगे? जिस दिन हम लोग बिल ऑफ एंट्री फाइल किए उस दिन। और कौन सा रेट लेंगे? CBIC वाला रेट। अब ये तो आ गया एसेसेबल वैल्यू, किस में आ गया? रुपीज़ में आ गया। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब ड्यूटी, इसके ऊपर जो ड्यूटी का रेट लगेगा वो कौन सा लेंगे? ठीक है। एक हम लोग समरी करते हैं, चलते हैं एक खाली पेज देखते हैं। ओके फाइन। हम एक बार आराम से चीज़ों को पूरा एक समरी बना देते हैं। ठीक है, ये हम लोग का हो गया समरी। सबसे पहला हम लोग को गुड्स क्वेश्चन में एफओबी वैल्यू दिया रहेगा, हमेशा दिया रहता है क्वेश्चन में। ठीक है। इससे हम लोग ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? रूल 10(1). रूल 10(1) में क्या रहेगा? हम लोग को इन केस अगर क्या रहता है, मान के चलो कमीशन या फिर ब्रोकरेज दिया रहेगा, हम लोग उसको ऐड कर देंगे। बाइंग कमीशन अगर रहेगा नहीं ऐड करेंगे। कंटेनर कॉस्ट वगैरह रहेगा उसको ऐड कर देंगे, अगर वो रिटर्नेबल हुआ तो। नॉन रिटर्नेबल होगा तो ऐड नहीं करेंगे। वैसे ही इंजीनियरिंग कॉस्ट, फलाना ढिमकाना कॉस्ट, बहुत सारा कॉस्ट रहेगा, उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और ये निकल जाएगा हम लोग का रूल 10(1). इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजस्टेड एफओबी। फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे रूल 10(2), जो कि क्या रहेगा? फ्रेट रहेगा या तो इंश्योरेंस रहेगा। फ्रेट में भी अगर गुड्स दिया हुआ है तो जो अमाउंट दिया है वो, नहीं तो 20%। इंश्योरेंस में जो दिया हुआ है वो, नहीं तो 1.125%। ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं एसेसेबल वैल्यू या फिर CIF वैल्यू। ठीक है। ओके। अब हम लोग को इसको कन्वर्ट करना होगा एक्सचेंज रेट में। एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट करना होगा, जो हमेशा हम लोग किसका लेंगे? CBIC का रेट लेंगे। ऑन कब? जिसे हम लोग बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं। कन्वर्ट कर लेंगे तो हम लोग का जो एसेसेबल वैल्यू किस में आएगा? इन रुपी में। ठीक है, रुपी में आ गया। इसमें हम लोग अब क्या करेंगे? ऐड करेंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी एट द रेट ऑफ। अब ये जो कितना परसेंटेज लेंगे ना, ये डिटरमाइन करेंगे
कौन सा परसेंट से हम लोग बेसिक कस्टम ड्यूटी लेंगे। अच्छा, बिल ऑफ एंट्री या फिर एंट्री इनवर्ड डेट, विच एवर इज लेटर का रेट ले लेंगे। बिल ऑफ एंट्री डेट या फिर एंट्री इनवर्ड डेट, विच एवर इज लेटर। इस पे ऐड करेंगे सोशल वेलफेयर सरचार्ज, जो कि इसका रेट रहेगा @% उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे IGST @%, जो भी दिया होगा क्वेश्चन में। इस सब को मिला के हम लोग बोलते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। ठीक है, तो ये हम लोग का चैप्टर वैल्यूएशन एंड ड्यूटी रेट का चैप्टर कंप्लीट होता है। दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे एंड दैट्स इट। हम लोग का कस्टम्स पूरा का पूरा कंट्रोल में आ जाएगा एंड कंप्लीट हो जाएगा।